नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के आज के संस्करण में आपका स्वागत है। हमारे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा जी, जो हमें समझाएंगे कि ये इतना ज्यादा टेरर रेडिकल टेररिस्ट के दिमाग में कैसे आ गया, किसने किया ये बात करने वाले हैं हम आज। ये पूरे विश्व का प्रॉब्लम है, खाली वेस्ट एशिया का नहीं। वेस्ट एशिया से शुरू हुआ है, शायद पूरे विश्व में इसके प्रत्याघात आ रहे हैं। और जहां तक इजराइल की बात है, बीबी नेतन्याहू ने तो यूनो में खड़े होके कह दिया, दो नक्शे दिखा दिए, कर्स ब्लेसिंग्स। तो कर्स में कौन था वो बताएंगे हमें, ब्लेसिंग्स में कौन है वो बताएंगे हमें, हमारा भारत कहाँ आता है वो बताएंगे हमें। और साथ में मैं एक इंट्रोडक्शन बांध दूं तो कई सालों से, पिछले 10 सालों से तो मैं सुनता आया, ये कहा जाता है कि द पोस्टर बॉयज ऑफ इस्लामिक टेरर, सुनिएगा ये, पोस्टर बॉयज ऑफ इस्लामिक टेरर इस्माइल हनिया एंड सैयद हसन नासरुल्लाह, ये दो कहे जाते थे। आज दो में से एक भी नहीं रहे। तीसरा जो था याया सिनवार, वो कहाँ है किसको पता नहीं। अब होगा क्या? जो पेजर से शुरू हुआ, कहा जाता है एज ओल्ड टेक्नोलॉजी, पेजर ब्लास्ट से शुरू हुआ, वॉकी टॉकी पे आया, और फिर वहां से बंकर बस्टर बॉम्ब 80 टन, 200 पाउंड का नसरुल्लाह उसमें धर भाग गया। उससे पहला ईरान के अंदर तेहरान में ही आईआरसीजी के गेस्ट हाउस के अंदर इस्माइल हनिया को किसी ने मिसाइल से डाल दी। अब ये सब हो रहा है तो नेचुरली टेरर इन द माइंड्स ऑफ रेडिकल टेररिस्ट इज गोइंग टू कम, एंड दिस टेरर आज फिर से बढ़ेगा कि आज इजरायली फोर्सेस ने लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन कर दिया है। हमास की कहानी कहीं भूल गए लोग, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जो हमास ने जो अत्याचार किया था इसराइल के अंदर जाके 1200 लोगों के साथ, 1200 इंसान मर गए। तब पूरी दुनिया शांत थी, मगर जब इसराइल ने शुरू किया तो चारों तरफ से हाहाकार मच गया। हमें मार डाला, हमें काट डाला वाली बातें भी होने लगी। आज भी ये बातें हो रही है। आज तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि कहीं लेबनान में घुस के इस्राएली सेना हिजबुल्लाह की जाल में फंस तो नहीं जाएगी। नैरेटिव चलाने की फिर से कोशिश हो रही है। इट्स मोर ऑफ अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स, बट you should give it to someone who, sitting at 2,000 kilometers away, goes and strikes precision striking of missiles in Houthi areas also. देखिए, ये 3 ग्लैमरस वर्ड्स थे, हूतीज, हमास एंड हिजबुल्लाह। हमास तकरीबन नेस्तो नाबूद कर चुका है इसराइल, और वो कहता है, वो तो खुलेआम कहता है कि विल डू दैट, घर में घुस के मारेंगे वाली बात कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कमर तोड़ दी है, अब देखना है ग्राउंड इन्वेशन में क्या होता है, और हूतीज को भी नहीं छोड़ रहे। और इन सब के पीछे ऐसा कहा जाता है, इट इज द लीडरशिप ऑफ ईरानियन मासेस। देखिए, लोगों की बात मैं नहीं कर रहा दोस्तों, ईरानियन लोगों की बात नहीं कर रहा, मगर जो ईरानियन रिजीम है ना, उसके हाथ बहुत गंदे हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए मैंने कहा, और मैं टाइटल भी यही देने वाला हूं, टेरर इन द माइंड्स ऑफ रेडिकल टेररिस्ट। उसके ऊपर हम बात करेंगे। एम्बेसडर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप शुरू कीजिए। वेस्ट एशिया का ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाएगा? हमारी हो साहब कि आपने ये मौका दिया। मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ अरे में रहता सर हूँ। सर सर थैंक सर यू। सर
और ये बहुत अच्छा कहा आपने, मिडिल ईस्ट नहीं बोला आपने, वेस्ट एशिया कहा है, जो हमारे लिए तो वो वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया है सर सर। मैं इस समय देश की राजधानी से काफी दूर हूँ, मैं जोधपुर में हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो जहाँ मेरा गेस्ट हाउस है, सिग्नल थोड़ा सा कमजोर है, तो अगर इमेज फ्लिकर करे तो आप क्षमा करेंगे। अब मैं थोड़ा इतिहास के इसको बड़ा दिलचस्प बनाना चाहता हूँ। वर्ल्ड ज्यूरी में जो यहूदी लोगों का इतिहास है, वो खुद ही कहते हैं कि एक ही देश है जहां पर कभी हम पर अत्याचार नहीं हुआ। हमारे पर यूरोप में बहुत लोगों ने सताया है, सोवियत संघ में सताया है, यहाँ पर मिडिल वेस्ट एशिया में सताया। जब भारत हम गए तो हम बस गए, आप लोगों ने हमें शरण दी। ये उनके माइंड्स में है, अभी तक है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड, वेरी टॉलरेंट सोसाइटी। अब सर हम आजाद होते हैं 1947 में, और हम पर वो कबीलियों से हमला होता है। वो तो कबीले बकवास है, वो तो पाकिस्तानी फौजी थे जो कुर्ता पजामा या सलवार कमीज पहन के आ गए। इसराइल पे हमला होता है 1948 में, जब उसका जन्म होता है। कुछ अरब उसके जो पड़ोसी हैं चाहते हैं इसको खत्म कर दें। 1965 में हम पे फिर हमला होता है हमारे पड़ोसी से। और 67 में इसराइल को पता लगता है कि उसके पड़ोसी तैयार हो रहे हैं उसको ठोकने के लिए, तो वो उन पे प्रीएम्प्टिव करता है। 71 पे हम पे हमला होता है फिर से, फिर बांग्लादेश का जन्म होता है। 73 में इसराइल पे हमला होता है। तो बड़ी दिलचस्प बातें हैं, किस तरह से हम दोनों का इतिहास जो है बड़ा पैरेलल चलता है। फिर तो पता है कि 1999 में जब कारगिल हुआ तो इसराइल ने हमारी बहुत मदद की थी, जो हमको चाहिए था उस समय, जो हमारे पास क्षमता नहीं थी। अगर इसको हम देखें, जो अरब लोग हैं, जो रेडिकल मुस्लिम्स हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो कहते हैं कि उसको द अरबिक वर्ड जो यूज करते हैं क्रिएशन ऑफ इसराइल, उसको कहते हैं अल नकबा, द कैटास्ट्रोफी। अब वो कहते हैं कि ये तो हमारा देश था। यहूदी लोग कहते हैं कि 2000 साल पहले तो हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, हम तो उसको वापस लेने आए उस एरिया। तो ये बहस तो चलती रहेगी हमेशा के लिए। और ये भी सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रपोजल रखा था कि भी इतना हिस्सा इसराइल का होगा, इतना अरब्स का होगा, पैलेस्टाइन का होगा, पैलेस्टीनियन के लीडर्स ने उसको माना नहीं, कि तो सारा हमारा। तो फिर यहूदी जाएंगे कहाँ? और बार बार कई बार ईरान ने, फॉर एग्जांपल, जो उसके महमूद अहमदीनेजाद जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो पब्लिकली कहा था कि इसराइल को कोई अधिकार नहीं एग्जिस्ट करने का। फिर उनको निकाल दिया उनकी नौकरी से, और अब कह रहे हैं कि ये जो हिजबुल्ला के ऊपर जो हमला हुआ था, उनके 200 किलो का जो सांड था नसरल्ला, वो ईरानियन इंटेलिजेंस ने इसराइल को बताया था कि वो यहाँ बैठा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक एंटी मोसाद, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक हमने यूनिट बनाया था ईरानियन इंटेलिजेंस में, और उसका जो चीफ था, बाद में पता लगा कि वो तो इसराइल का एजेंट है। तो ईरानियन जो इंटेलिजेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज बुरी तरह से कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया। तो सर ये चलता रहा इसराइल का। इसराइल का एक सवाल है जिसका जवाब आप दें, और जो लाखों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या यहूदियों को जीने का अधिकार है कि नहीं? आप मुझे ये बताइए। अब वो कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं कि हमारी एंसेस्ट्रल जगह थी। चलिए मान लीजिए कि हम आपको ले जाके, मान लीजिए मिसाल के तौर पर, कहीं अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में आपको घर दे देते हैं। क्या ये बाकी जो मुस्लिम रेडिकल्स हैं, व्हाई रेडिकल्स, ऑल ऑफ देम, क्या ये स्वीकार करेंगे जुडाइज्म को? अगर इसराइल वहां पे ना होता, क्वेश्चन मेरा ये है, शुरू में तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी टेरिटरी ले ली, चलिए तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। फिर आपने कहा आप तो जायनिस्ट हैं, हम पैन अरबिस्ट हैं, तो आपने उसको आइडियोलॉजिकल बना दिया। तो ये धर्म कहां से बीच में आ, ये जिहाद कहां से आ गया बीच में? हर चीज जिहाद है। ये है बैकग्राउंड इसका। अब इसराइल को ये देखना था कि हमारे ऊपर 1 साल होने वाला है सर, आपने बताया भी खुद। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने बॉर्डर तोड़ के अंदर आए और जो अत्याचार किया हम सब जानते हैं, और फिर इसराइल ने दबा के उनको ठोका। अब मैं हिजबुल्ला से ये पूछना चाहता हूं कि हमास वाले तेरे चाचा हैं, तेरे भतीजा, तुम तो आपस में लड़ते थे, वो तेरे तेरे ससुर हैं, तेरे बहनोई हैं, तू क्यों उनके पीछे उनके साथ जुड़ गया कि जी मैं ये करूंगा वो करूं? वही चीज हूथियों से। अरे तुम तो बहुत दूर बैठे हो यार, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? और फाइनली ईरान से, कि मैं पैलेस्टाइन के लिए ये करूंगा वो, तू होता कौन है करने वाला?
वो तो सुन्नी है, तो शिया है। आपको क्या तकलीफ हो रही है अगर वो कुछ करें? व्हाई आर यू कमिटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल? क्योंकि आप एक शिया देश हैं सराउंडेड बाय सुन्नी अरब कंट्रीज। आप ये बताना चाहते हैं टाइगर अभी हम भी हैं राहों में, हम भी खड़े हैं वहां पर, तो हमारा भी आप सोचिए। अब इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है सर, जो हम मूवमेंट, ये जंग के बारे में आई विल कम टू इट इन अ मोमेंट, पर एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। अगर कोई पहरेदार है इस्लाम का, वो सऊदी अरेबिया, पूरी दुनिया मानती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया में हेडक्वार्टर्स है। मक्का मदीना जो होली श्राइन्स है, वो कस्टोडियन, उसके किंग को कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ द टू मॉस्क। मोहम्मद बिन सलमान जो उनके बड़े जिनको मैं जानता हूँ प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग नेता है, उन्होंने कहा, एंड दिस इज ट्रू व्हाट आई एम टेलिंग, कि फ्राइडे का जो सरमन होता है, अगर किसी मुल्ला ने फिलिस्तीन का नाम लिया तो मैं गोली मार। यस। और उसने CNN टर्क को भी ये बोला था कि फिर वो जो उसके साथ ब्लिंकन के साथ उनकी जो मीटिंग हुई थी जिसको लीक किया था, देखो भाई मुझे पैलेस्टीनियन से कोई लेना देना नहीं है। अरे 70 साल से मैं ये पट्टा अपने गले में डाल के बैठा हूं, क्यों भाई? हमारा जो पड़ोसी है आतंकिस्तान, उससे पूछो ना कि तेरा कश्मीरियों से क्या लेना देना है। वहां का जो पंजाबी मुसलमान है, जिसको सारे बाकी जो अ, आतंकिस्तान के लोग हैं, चाहे सिंधी हैं, चाहे पश्तून हैं, चाहे बलोचन, नफरत करते हैं, और वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। मैं भी तो पंजाबी हूं ना सर, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। उसका क्या है इन कॉमन विद द कश्मीरी? नहीं जी ये है वो, क्या है, क्या, व्हाट व्हाट? और आपने शुरू में कह दिया कि भारत तो मेरा इटर्नल एनिमी है, और भाई मैंने तो ये नहीं कहा। और फिर तू पहले ईरान के साथ लग गया, इस्लामिक इस्लामिक, ईरान ने 2 झापड़ मारे तो वहां शांत हो गया। फिर बोला कि अफगानिस्तान तो मेरी कॉलोनी है, मेरा क्या है वो रियर जो भी बनता है, फॉल बैक पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। तो अफगान बोले बिल्कुल नहीं, तू मेरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। तू कौन होता है भाई? वो सवाल ये पूछते हैं कि 1947 तक अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ था, वो इनसे पूछे तुम कहां से बीच में आ गए? These are very valid questions. तो इसराइल का भी यही है, आई एम सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेबर्स। तो उसके अपनी सर्वाइवल के एक मुझे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए, और दूसरा मुझे इंटेलिजेंस मेरी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, इसराइल के जन्म के बाद फ्रॉम 48 टिल 1979, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है और शाह को उन्होंने बाहर निकाल दिया था ईरान से, 30 साल हम बात करते थे T2 पार्टी। T2 पार्टी, टेल अवीव तेहरान में पार्टी होनी चाहिए। देयर वर डेली फ्लाइट्स बिटवीन तेहरान एंड टेल अवीव, और इधर के लोग तेहरान आते थे, शाम को खूब नाच गाना और शराब चलती थी, और यहाँ के लोग वहां जाते थे। किसी ने ये नहीं सोचा ये यहूदी है या ये मुसलमान, ऐश करते। बेरूट वाज नोन एज द पेरिस ऑफ द ईस्ट। खार्तूम में जब मैं आपका राजदूत था तो कहानियां सुनता था, क्या पार्टीज होती थी। फिर एक मुल्ला आया उनका प्रेसिडेंट और बोला कि सारी शराब को नील नदी में डाल दो, तो मछलियों को तो नशा हो गया, बाकी लोग बड़े नाराज हो गए। डमस्कस यूज्ड टू बी सच अ प्रिटी सिटी, मैं तो गया हूं इन सब शहरों में, उसको भी खत्म कर दिया आप लोगों ने। सो वेरेवर इट हैज कम इन, दिस काइंड ऑफ पीपल से रेडिकल इस्लाम और दिस मुल्ला इस्लाम, बर्बाद कर दिया हर चीज। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट? आपने पहले तो उसको भेज दिया, क्या नाम था उसका, जो हमास का लीडर था, इस्माइल हनिया। वो हनिया फनिया जो भी था, द फनिया हनिया, आपने उसको उड़ा दिया और वो तेहरान में बैठा हुआ था। तो ईरान बोला अच्छा मेरे घर में घुस के मारा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। देना क्या, क्या करेगा? अच्छा कुछ नहीं करूंगा। अब आपने मार दिया इस 200 किलो के सांड को, मैं ये करूंगा, मैं UN में कंप्लेन कर। अभी तू कौन होता है? तेरा नागरिक था क्या? तेरा ससुर है वो? क्या आपकी बहन की का निकाह उसके साथ हुआ हुआ है? कौन है वो तुम्हारा? कोई जवाब। सो ईरान जो फंसा हुआ है अरब दुनिया के बीच में, वो बताना चाहता है ना कि मैं भी, मेरे में भी कुछ क्षमता है, मेरे में भी कुछ दम है। अब बाकी अरब देश सब पीछे हट रहे हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की उसने इमरजेंसी मीटिंग बनाई है, ठेंगा कुछ नहीं। सब कह रहे हाँ जी नहीं होना चाहिए, नहीं चलो होगी ना मीटिंग, चलो घर चलते हैं, कहानी खत्म। आप UN सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
और अब जो मैं देख रहा हूं सर, आपको मालूम है कि वो लड़की थी, उसको भी मार दिया था जब शी वाज इन पुलिस कस्टडी कि तूने सही प्रकार का हिजाब हिजाब नहीं पहना है, उसका हाँ, नाम मैं भूलूंगा, बहुत वहां पे बगावत हुई थी। अब ईरानियन के लोग, मैंने तो सर्व किया है सर विद अ लॉट ऑफ ईरानियन फ्रेंड, 20 साल उस एरिया में रहा हूं, वो कहते हैं हमने शाह ऑफ ईरान को बाहर निकाला था क्योंकि वो तानाशाह था, हमें बड़ा सताता था, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि एक सेकुलर तानाशाह की जगह एक रिलीजियस तानाशाह आ जाए। ईरानियन सबकी तरह सर, दुनिया में कौन है जो पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहता? नहीं चाहिए। सर आप कुवैत में जाइए, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहरीन में जाइए, वो तो जो कॉजवे है जो बहरीन और सऊदी को जोड़ता है, वो वीकेंड पे तो सारे सऊदी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहरीन में वो मिलता है ना जो सब लोगों को पसंद है, उसका धर्म कुछ भी हो। सो ये लोग कहते हैं कि भाई टाइगर अब बंद करो इस सब कुछ को, कब तक ये चलता जाएगा? इसराइल को हम मिटा नहीं सकते, वो हमेशा के लिए वहां रहे, और ईरान के अंदर बगावत शुरू होगी सब। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी ने, मैंने सुना है उनको कई बार, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में एक चीज कॉमन है सर, जो कहते हैं वो करते हैं, करते हैं। और जो वो करते हैं वो कह देते हैं। तो इस बार उसने डायरेक्टली बात की है बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के लोगों से, उसने टेलीविजन में मैसेज दिया है कि देखो, ये जो तुम्हारी सरकार है ये दबा रही है तुमको, आपको शांति चाहिए, आपको प्रोग्रेस चाहिए, आपको खुशहाली चाहिए, वो आपको इनके साथ नहीं मिलेगी, और आप हैरान मत होना अगर देखते देखते ये सरकार पलट जाए और आपको वो मिले जो आप चाहते हैं। ये पहली बार उसने डायरेक्टली एड्रेस किया, और उसकी डोमेस्टिक रैंकिंग्स भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जब जब और भारत के, मैं भारतीय इंडियंस के साथ कंपेयर, सर मेरे परिवार में हमारे पास तो एक जूइश बहू भी है सर, अच्छा। इतने अच्छे लोग हैं ये, वो पूरी सनातनी है, इन माय एक्सटेंडेड फैमिली, ब्रदर सिस्टर कजन वगैरह यूएस में, वंडरफुल डॉटर इन लॉ, और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, इतनी फैमिली ओरिएंटेड लोग हमारी तरह, वो तो भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, राम की करे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उनकी जो कॉम्पिलेशन ऑफ रिलीजियस बुक्स है तालमुड, उसमें एक बड़ी मजेदार चीज लिखी है, राइज एंड किल फर्स्ट, ये एक सेंटेंस है, उठो और पहले मारो, इससे पहले कि वो आपको, आपको। बड़ी मजेदार चीज। और फिर यू नो सर, मुझे एक इजरायली फ्रेंड जो भगवत गीता को पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मैदान जंग में कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने कहा कि ये मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, मेरे चाचा है, मेरे अंकल है, मेरे दादा है, मैं नहीं लड़ूंगा, तो उनके जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा पार्थ, तू न्याय के लिए लड़ रहा है, तू बदला लेने के लिए नहीं लड़ रहा, तू सच्चाई के लिए लड़ रहा है, और पार्थ, जब तू वो करता है जो तू चाहता है, वही होता है जो मैं चाहता हूं, और जब तू वो करता है जो मैं चाहता हूं, वही होता है जो तू चाहता। सर इतनी प्रोफाउंड फिलॉसफी है, कितने सारे इजरायली भगवत गीता में, बहुत दिलचस्पी, प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू के घर में भी कॉपी। सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि बड़ा खुले, ओपन माइंडेड है ये, लेकिन फिर इनको सब तरफ से प्रेशर डाला, देखो जी ये तो काफिर हैं, ये शब्द भी यूज किया जाता है, ऑल्दो दे आर बोथ पीपल ऑफ द बुक, तो ये वो हैं, ये हैं, ये हैं, तो क्या करोगे? इसराइल कहीं जा नहीं रहा, वो रहेगा वहां। व्हाई डोंट यू लर्न टू लिव विद देम? कितनी बार हमने आतंकिस्तान से कहा है कि भाई आपने हमें इटर्नल एनिमी घोषित कर दिया, हमने नहीं किया, लर्न टू लिव इन पीस विद मी, लेकिन आतंक बंद करो। वो कहते हैं जी जिस दिन मैंने आतंक बंद कर दिया तो मेरी फौज खत्म हो जाएगी, जिस दिन फौज खत्म हो जाएगी देश खत्म हो जाएगा। अरे तेरे देश को कौन खाएगा भाई? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत धरती है, आई डोंट वांट यू, तेरे पास रिसोर्सेज तो है नहीं कुछ भी। एक नदी होती थी सिंधु नदी, वो भी मर जाती है 100 किलोमीटर बिफोर शी एंटर्स द अरेबियन सी। आप लोगों ने, पंजाब ने सारा उसका पानी ले लिया है, और अब वो सूख गई है, और फिर समुद्र का पानी अंदर आता है, सैलाइन वाटर, वहां एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। सो दीज आर इश्यूज टू बी डिटरमिन। इसराइल हमेशा से कहता रहा है, देखिए हम दोस्ती और शांति में जीना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी वही चाहिए जो आपको चाहिए। कुवैतियों को क्या चाहिए? उनको प्रोग्रेस, पीस, प्रॉस्पर। मुझे क्या चाहिए? अमेरिकन को क्या चाहिए? रूसी को क्या चाहिए? लैटिन अमेरिका वालों को क्या चाहिए?
पर इनको पता नहीं क्या कि इस जन्म में नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिलेगा। वो यार अगले जन्म की बजाय मेरे पास टाइम नहीं है इंतजार कर, मुझे तो इसी जन्म में चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव कंफर्टेबली एंड पीसफुल। तो ये चीजें जो है सर, जो सारी दुनिया जो इजराइल का समर्थन करती है, और सर ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत से अरब देश वो भी इजराइल की बहुत इज्जत करते हाँ सही बात है सर। एंटायर एंटायर सुन्नी वर्ल्ड हैं। देखो बट अरब इज इज एंजॉय सेलिब्रेशन किया है उन्होंने। अभी देखिए कि सऊदी अरेबिया तो करने वाला था डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल, वो बीच में हमास फमास का जो हो गया। पर मेरा मानना है कि विद इन दिस ईयर, ये साल खत्म होने से पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो। जब इजराइल ने हमास को तो ठोक दिया, अब हिजबुल्लाह को उड़ा देगा, और फिर वो हुती फूती वो चल रहा है, उसको दो झापड़ पड़ेंगे, वो भी खामोश हो जाएगा। अब सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। क्या बोला है ईरान ने जब ये नसरल्ला मारा गया, और उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड का, ईरान का जो आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो उनका है, उसका डेप्टी कमांडर भी मारा गया। और फिर जब ये एक्सप्लोजन हुए थे पेजेस वगैरह के, तो ईरान के राजदूत को भी चोट लगी। अभी तू क्या कर रहा है हिजबुल्लाह के नेटवर्क में? जब मैं वहां जाता था सर लेबनान में, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 40 साल पहले, 30 साल पहले, वो सैटेलाइट फोन से बात करते थे, वो थुराया वगैरह होते थे। तो वो तो बड़ा इंटरसेप्ट करना आसान। फिर उन्होंने कहा हम अपना नेटवर्क बनाएंगे, मोबाइल नेटवर्क, जैसे भारत में जियो है या एयरटेल है, हम अपना बनाएंगे। तो उन्होंने इक्विपमेंट खरीदा। इसराइल को पता था कहाँ से खरीदेंगे, तो उसमें वो सॉफ्टवेयर था कि हम सब कुछ सुनेंगे। फिर किसी ने इसको बोला ये नसरल्ला को, भाई टाइगर ये सारी बातें सुन रहे हैं, सब पता लगता है। तो फिर उस समय लोगों से कहा अच्छा पेजर यूज करो। तो फिर वो पता लग गया, उसी दुकान से पेजर भी लिए, वो भी उड़ गए। फिर उसने कहा अब मेरे को वही करना पड़ेगा जो उसामा बिन लादेन करता था जब वो आतंकिस्तान में छुपा हुआ था, कि भाई इन पर्सन में मैसेजेस पे। तो उसने कहा आ जाओ एक मीटिंग के लिए, हम डिसाइड करते हैं नेक्स्ट। इसराइलीज को पता लग गया, एक ईरानियन एजेंट ने बता दिया, ईरान के एक व्यक्ति ने बताया कि ये यहाँ मिल रहे हैं। तो बस जो आपने भी जिक्र किया है, ये 2000 पाउंड का एक बॉम्ब, जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, MOAB, मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट। मैंने देखा नहीं है, पहली बार 2017 में इन्होंने अफगानिस्तान में यूज किया था अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। और जो मैंने सुना है, मैंने वीडियो देखी है सर, तो ये रंबल क्रिएट करता है भूकंप की तरह। और अगर कोई इंसान, जब उन्होंने तो एक केव में, गुफा में किया था, तो कोई इंसान वहां फंसा हो, तो उसकी शॉक वेव्स ऐसी आती हैं कि आपका कलेजा जो है वो मुंह से बाहर निकल आता है, योर बॉडी इज इन्वर्टेड। इतना खतरनाक है। न्यूक्लियर के बाद वही है नंबर 2। नंबर 1 न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके बाद वो। तो उन्होंने वो 80 बॉम्ब फेंके, 1 टन का होता है 1000 किलो का, तो उन्होंने 80 फेंके। अब 6 मंजिली, 7 मंजिली, 8 मंजिली बिल्डिंग, वो टूटती गई, तो उस मलबे के नीचे दब गया, ये सांड कहाँ बचेगा? शुरू में उनके लोग कह रहे थे ये बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित, अब खुद कहते हैं कि मारा गया। क्योंकि अगर आप कह रहे हो सुरक्षित है, तो फिर अपने लोगों को आप गुस्सा कैसे दिलवाओगे? बेवकूफ है। यहाँ तो कहते हैं देखो जी मर गया, आप उठो जिहाद करो, वो अलग बात है। एक तरफ आप कह रहे हो बिल्कुल मजे से बैठा हुआ जी, वो अपनी जो भी है उसकी 8-10 पत्नियां, उनके साथ ठीक ठाक मजे से रह रहा है, लेकिन बाद में फिर आपने कहा जी वो तो मर गया। सो द सोल्यूशन, द फ्यूचर, मैं आपको बता देता हूँ सर, व्हाट आई एंटिसिपेट इज गोइंग टू हैपन। अगले सप्ताह या 10 दिनों में इजराइल खत्म कर देगा हिजबुल्लाह का जो कुछ बचा कुछ। लेबनान के एक राजदूत ने, मेरे साथ थे वो किसी पोस्टिंग में, तो मैं अरबी में उनका मुझे मैसेज आया था अभी परसों, और मैं उसको हिंदी में आपको अनुवाद करके बताता हूँ। उन्होंने ये लिखा था कि अम्बेसडर, हम तो बड़े खुश हुए कि ये नसरल्ला फसरल्ला जो ये चला गया अपनी होरों के पास, तो अब तो इसराइल को हमें ठोकना बंद करना चाहिए था। ये तो आके बस गया था हमारे देश, इसने तो स्टेट कैप्चर कर लिया था पूरा। और फिर लोग कहते हैं उसके पास 1.5 लाख मिसाइलें हैं, रॉकेट। अरे किसने देखा, किसने जाके गिना है? जो उसने कह दिया, तो उसने तो 1.5 लाख बोला, अगर वो कहता 50 करोड़ है तो वो भी तुम ले, उसके बाद ही 50 करोड़ है, कहां से वो लाएगा? और अब ईरान डर गया है। ईरान ने स्टेटमेंट क्या दिया है, सब चिट्ठी विट्ठी लिखे, बोला है कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूरी हुई तो हम लड़ेंगे। भाई आपको कौन मजबूर कर रहा है लड़ने के? तो आप ही तो हैं जो ज्यादा शोर मचा रहे हैं।
और आपको ये भी पता है कि इजराइल यही चाहता है कि आप उससे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करो। फिर इजराइल का जो चाचा है, जो दुनिया का चाचा है, जो वॉशिंगटन में रहता है, अंकल सैम, वो मिलके ठोकेगा। इजराइल का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या है? बीबी नेतन्याहू साहब का, मैंने कई बार उनको ये बात कहते हुए सुना है। वो कहते हैं ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दें, और वो उड़ा देगा। वो आपको याद है 10-15 साल पहले वो स्टक्सनेट वर्म जो था, उनके सारे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया था, और 20 साल पीछे धकेल दिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब वो उड़ा डालेगा उसका जितना रिसर्च चल। तो ये मुझे लगता है कि ईरान अब आने वाले दिनों में जब देखेगा उसके सारी ये जो प्रॉक्सीज हैं ये सब उड़ गए हैं और शांत ठंडे हो गए हैं, तो फिर वो बोलेगा यार क्यों लड़ रहे थे हम, चल टाइगर गलती हो गया, चलो आ जाओ चाय पीते हैं बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन वो भरोसा वापस लाने में बहुत समय लगेगा। और जितने अरब मुल्क हैं, अगर ईरान कमजोर हो जाता है वो तो भांगड़ा करेंगे कि बड़ा मजा आ गया जी, जो अपने आप को बड़ा चौधरी समझता था उसको हमने निकाल दिया। तो ये चीजें मुझे नजर आ रहा है कि ईरान इज गोइंग टू बी वीकेंड, और ईरान खुद कॉम्प्रोमाइज करेगा इसराइल के साथ। और इसराइल फिर भांगड़ा नहीं करेगा, वो डांस नहीं करेगा होय होय होय। उसने अपना धंधा चलाना है, उसने अपने अपने लोगों को अच्छा जीवन देना है, सुरक्षा देनी है। और वही Right now also in Lebanon, what they are doing is, creating a buffer of 50 kilometers, वो about मेरा तो 40 ख्याल to है 50 100 तक kilometers जाएंगे। वो बस। जो नदी है उसको भी पार करेंगे, वो लिटनी पिटनी जो भी इस नदी का नाम है, हाँ, उसको पार करके और आगे जाएंगे, ताकि आप लोग, हमारे लोग जो नॉर्दर्न इसराइल में रहते हैं, आप उनको, और ये जो नदी है ये बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है, 30 और ये किलोमीटर उसके आगे चले जाएंगे कि तुमको आगे तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के बफर की बात हो रही है, कि मेरा जिसकी मानना है वजह कि से 100 वो जो किलोमीटर नॉर्दर्न तक इसराइल में 60-70 हजार इसराइली जो डिस्प्लेस हुए हैं, वो वापस उनको आएंगे, वापस आए। वापस आएंगे। सो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सोल्यूशन, क्योंकि जब सोल्यूशन तब आता है, सर मैं अपने फौजी लोगों को कहता हूँ, पहले हम लोग बातचीत करते हैं दूसरे देश के साथ, जब कुछ नहीं होता फिर आपसे कहते हैं जाओ ठोक के आओ उसको, फिर आप ठोकते हैं, फिर हम कहते हैं आप पीछे हटो, अब हम फिर आके बात करते हैं कि भाई समझौता करना है। तो सब कह रहे हैं डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, तो आपको मेरी आवश्यकता। सो दिस इज वेयर आई सी इट हैपनिंग। भारत ने दोनों तरफ से कभी आप चाहते हो मध्यस्थता और मीडिएशन या रेकंसिलिएशन में फैसिलिटेशन करें, असिस्टेंस करें, बट यू हैव टू वांट इट। और ईरान शायद उस लेवल तक पहुंच रहा है, ये कहेगा कि अब भाई अब मैं और नहीं लड़ सकता, जब उसकी इंटरनल रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगी अगेंस्ट द मुल्लास, तो उस समय वो बोलेगा चलो यार अपनी गद्दी तो बचाएं, अब इजराइल जीता है तो जीने दो, मेरा क्या लेना देना है उसके साथ, मैं अपनी तरफ से जो है अपने इंटरनल सिचुएशन को संभालता हूं। दिस इज व्हाट आई सी हैपनिंग। And sir, now I want a comment of yours on Netanyahu's map of या blessings. उसने और क्या, ब्लेसिंग्स खास करके, कर्ज की तो बात हमने कर ली, वो और तो ब्लेसिंग्स एक्सेस का जो ब्लेसिंग्स में सबसे पहला देश कौन सा है? भारत है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जॉर्डन है, देख और लीजिए, आईमेक कॉरिडोर है। सारा कुछ तो वही उसने कहा है, फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सबके लिए खुशहाली होगी। अब उसने साफ कह दिया, अब लोगों को समझ आने लग गया है। और मुझे कई मेरे दोस्तों ने कहा यार ये आई में क्या हम नहीं जुड़ सकते? मैं कहा टाइगर तू तो लैटिन अमेरिका में बैठा हुआ है, वो कैसे जुड़ेगा उसके साथ? और फिर मुझे कहते हैं यू इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। तो देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन ये है कि आसानी से डेवलपमेंट हो। सुएज कनाल वगैरह को आप लोग भूल जाइए, वहां तो जिसका मन आता है उसको ब्लॉक कर देता है। अब हम ये कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि हमारा ट्रेड हो, हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें बाधा कम हो। आपको जिन चीजों की जरूरत है वो मेरे पास है, मुझे जिन चीजों की जरूरत है वो आपके पास। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड थिंग कि दोनों नक्शे उसने वहां देखे, एंड दैट स्पीच वाज वेरी वेल रिसीव्ड, लोगों ने बहुत तारीफ वेरी की। वेल रिसीव्ड, यस सर। में समझ आ रहा है कि इशू क्या है। हमको तो हमेशा जैसे सर कश्मीर के बारे में, सर मैं भी एक बार मेरे कुछ उस आतंकिस्तान के दोस्त, हम लोग कहीं किसी दूसरे देश में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रेजोल्यूशन है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए कश्मीर पे। तो मैंने कहा भाई मुझे मूल्य का मौका दिया जाए, तो मैंने कहा आई एम टोटली इन अग्रीमेंट, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करो। पहला डिमांड क्या था रेजोल्यूशन का कि पाकिस्तानी फोर्सेस हट जाओ वहां से, उसके बाद देखेंगे क्या हो। पहले आप अपनी फौज कम कर दो, जो उन्होंने कहा हटा लो बिल्कुल जीरो,
तो हम बात करें। कहते नहीं वो तो फिर नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फिर बात क्यों करते हो? अब देखा आपने उन्हें बंद कर दिया यूएन रेजोल्यूशन के बारे में बात कर। तो मैंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल तुम हटाओ अपनी फौजें वहां से, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो वो अब उसकी भी बात नहीं करते। तो बीच में ये है ना, हवा बना रखा था, वो सब खत्म। सो नाउ आई थिंक वी आर हेडेड टुवर्ड्स, मेरा चाचा अगर कुछ ना करे, अंकल सैम, पर मेरा नहीं ख्याल कोई करेगा सर। अमेरिकन सोसाइटी इज डिस्टर्ब सोसाइटी, डिक्लाइन है, ये वो है सर। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं दिल से, जो उसकी ताकत है ना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, जिस देश ने चटपटी और ऑप्टिमम, चटपटी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, चैट, क्या बोलते हैं, चैट चैट जीपीटी, जीपीटी। हाँ मैं उसको चटपटी कहता हूँ। जिस देश ने चटपटी और ऑप्टिमस का आविष्कार किया है, वो बाकी सब देशों से 50 साल आगे है। अगर कोई उसको टेक्नोलॉजी में पकड़ सकता है तो वो मैं, वो भारत है। और आजकल तो क्योंकि हम क्वाड वॉर में हैं, तो अपने बड़ी आसानी से आज हमारे साथ चीजें देता है। बीच में बोला मैं आपको एयरक्राफ्ट के इंजन में मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, उन पर भरोसा तो मैं भी नहीं करता। हमने कहा कोई बात नहीं, हम खुद बना लेंगे। यहाँ पर जो डेनमार्क बोला, ये मैं मैग्नीफायर या एम्पलीफायर जो भी है नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे। सो सर, अब आप समझ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का मतलब, कि किसी पे हम सर भरोसा। ये बात मैं आपको आपको एक एग्जांपल देना, आज से 2 साल पहले जब अदानीज ने, अदानी तो एक प्राइवेट फर्म है, मगर जब अदानीज ने हाइफा लिया था, जी हाँ। हाइफा पोर्ट पे मैनेजमेंट का ये लिया था, जिम्मा लिया था, उसी वक्त मैंने एक नेशनल चैनल पे सर बताया था कि ये हाइफा का इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगा, ये बाद में समझ आएगा, राइट। जब राइट। वेस्ट एशिया में वॉर फट जाएगी ना। आप देखिए, हिजबुल्लाह ने रॉकेट चलाए हैं, मगर हाइफा में कोई डैमेज नहीं किया। वो भारत है। हिजबुल्लाह अपना कमांड लेता है ईरान से। अभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आबिर साहब और बता देंगे कि कैसे होता है ये काम। और आज आपको ताज्जुब होगा, पिछले 3 दिनों से पूरे के पूरे इस्लामिक सुन्नी वर्ल्ड के अंदर जश्न मनाया जा रहा 100%, 100% की ये भैंसा चला गया। है। वैसा 200 किलो का, और क्या है सर, हाँ सर। बिरयानी खा खा के। नहीं, he was, that's what people say, he was nearing 200 kgs. हाँ हाँ, 200 He was किलो so का था। huge. मैंने देखा है उसको, बहुत साल पहले भाषण दे रहा, बहुत मोटा था। अब पता नहीं बीवियां उसकी कितनी थी या बच्चे कितने हैं। ये मुझे मालूम है कि उसके 9 भाई बहन थे, और ये थोड़ा रिलीजियस टाइप था तो बन गया नेता एक्सेट्रा। लेकिन यू नो सर, ये इनको जब मार पड़ेगी, अब मुस्लिम ब्रदरहुड कितना उछलता था, ठंडा हो गया। इजिप्ट ने मार मार के उनकी नाक में दम कर दिया। मुस्लिम ब्रदरहुड, जो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते थे, खत्म कर दिया उसने। और फिर अब ये रहे ये तीन एज हूती, हिजबुल्लाह और हमास। हमास तो मेरा ख्याल पिट पुट के खत्म हो गया, और दो चार कभी इधर को पटाखा छोड़ देता है, दिवाली के पटाखा यहाँ फेंक दिया वहां फेंक दिया। हूती थोड़ा उछल रहा है क्योंकि ईरान ने उसको दिया है। और जिस दिन ईरान को मार पड़ी, वो हूती भी खत्म। और बेरूट को वो हथियार भेजना चाहता था, वो प्लेन को ही वापस कर दिया। पूरे बेरूट एयरपोर्ट को इसराइल ने कब्जे में ले लिया। और लेबनीज कहते हैं कि भाई यार, हमें क्यों ठोक रहे हो, हमको क्यों बीच में ला रहे हो। मैं तो पेरिस ऑफ द ईस्ट होता था पेरू में। मैं तो पसंद करता हूँ यार, हमारे लोग बड़े खूबसूरत हैं, हमारे हैंडसम मैन हैं, ब्यूटीफुल लेडीज हैं, हम डांस वांस करेंगे, गीत गाएंगे, नाइट क्लब में जाएंगे, शराब पियेंगे। तो आप लोग ये कहाँ बीच में से सब ये चीजें ला रहे। सर, लोगों को जरा ये भी बताइए कि लेबनान की डेमोग्राफी कैसे बदली 40 साल। सर इट ये वॉज अ आप मुझे, मुस्लिम कंट्री। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इट वॉज अ प्रिडोमिनेटली क्रिश्चियन कंट्री। क्रिश्चियन और कंट्री। तो ये बीच में आ गए, फिर दुनिया भर से लोग आने लगे, इनकी डेमोग्राफी बदली, बच्चे बहुत पैदा करने लगे। अच्छा, पैलेस्टाइन का आप लोग देख दीजिए, जो पुरानी, अगर आपके पास वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह न्यूज़पेपर्स में देखिए, अगर कोई 4 पैलेस्टीनियन मर जाते थे या दो चार, जो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और मैंने सुना है, आई हैव हर्ड माई सेल्फ, जब मैं उस एरिया में था, पैलेस्टीनियन वुमन से कि जी देखो, मेरे घर पे इन्होंने हमला कर दिया, बम फेंक दिया इसराइलीज ने, और देखो जी मेरे 18 बच्चे मारे गए। और मैडम,
18 बच्चे, चलिए मुबारक हो आपको, अगर आपके 18 बच्चे थे। और इजरायलीज एक चीज बहुत अच्छी करते थे, किसी आतंकी के घर को उड़ाने से पहले एयर पावर, वो उसको कहते थे द नॉक ऑन द रूफ। तो वो हल्के से रूफ के ऊपर टक टक वो छोटे से मिसाइल भेजते थे या रॉकेट भेजते थे जो टक टक करते, इसका मतलब निकल जाओ बाहर, हम 15 मिनट के अंदर उड़ाने वाले हैं। तो उसको कहते थे द नॉक ऑन द रूफ। दे वेरी सिविलाइज्ड इन दिस रिस्पेक्ट। ये नहीं है कि अपने जिस्म पर। सर आपने सुना है किसी सुइसाइड बॉम्बर को जो इजरायली है? अभी नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा। आपने सुना है कोई सनातनी सुइसाइड बॉम्बर को? Am I right, sir? अच्छा, ईरान के बारे में हम लोग जो भी कहें, ईरानियन सुइसाइड बॉम्बर का सुना है आपने? नहीं। नहीं। बस यही हमारा जो एक आतंकिस्तान है। सर अब ये विषय में मैं एक थोड़ा हिस्टोरिक और थोड़ा फिलोसॉफिकल मगर बहुत मायने रखने वाला एक पर्सपेक्टिव छेड़ने वाला हूँ। सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ हिटलर का तो सुप्रीम रेस वाला जो कॉन्सेप्ट था, आर्यन रेस, वो खत्म कर दिया, तकरीबन खत्म हो गया। हो गया। अब धीरे धीरे करके यूरोप के अंदर एक्सट्रीम राइट फिर से खड़ा हो रहा है, हम्म। इंडिकेशंस मिल रहे हैं। मगर ये फेथ का, इस्लामिक फेथ का सुप्रीम फेथ वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, ये लोग क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि इट्स अ क्लोज बुक। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं, मिसाल के तौर पे कि हिमांशु भट्ट साहब सनातनी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं और शांति को पसंद करते हैं, कहीं से आ जाएगा इसका गला काटो दीपक बोरा का कि कुरान में नहीं लिखा कि शांति पसंद लोगों को वो अच्छे लोग होते हैं। दे आर कंडीशन फ्रॉम चाइल्डहुड नॉट टू थिंक बियॉन्ड दैट। मिसाल के तौर पे सुनिएगा सर, इसको आज मैं ओपनली कह रहा हूं। एक हमारे मित्र थे आतंकिस्तान के राजदूत, कहीं पे जब हम पोस्टेड थे तो मुलाकात हुई बाद में कहीं और, तो उन्होंने मुझे कहा कि एम्बेसडर साहब मेरे ग्रैंडसन से मिले, 6-7 साल का था बच्चा, वेरी स्मार्ट किड, वेरी स्वीट चाइल्ड, आया पैर छुए मेरे, बातचीत करने लगे। नॉर्मली जो होता है सब, आप किसी कॉलीग के बेटे या ग्रैंडसन से मिलते हैं, बेटा क्या करना चाहते हो? तो मुझे कहता है अंकल मैं फौज में जाऊंगा अपने देश के। शाबाश बेटा, क्या करोगे? हिंदुओं को मारूंगा। एंड देन हिज ग्रैंडफादर, जो मेरे कॉलीग थे, उनको पता नहीं था, मेरी तरफ देखें, जमीन की तरफ देखें, आसमान की तरफ देखें, मैं उनकी आंखें देख रहा था। वो ही वाज वेरी अनकंफर्टेबल कि हमने क्या अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। उनका ग्रैंडसन यानी उसके पेरेंट्स, अम्बेसडर साहब के बच्चे, अपने आगे जो बच्चा है उसको क्या तालीम? इसी वो अपना रेडार ऑन करता है आतंकिस्तान में तो उसको एक ही चीज नजर आती है, भारत है। मैं तो बात ही नहीं करता उसकी। क्या यू थिंक माई ग्रैंड चिल्ड्रन इवन केयर कि ऐसा कोई देश है? क्या मैं उनको तालीम देता हूँ जाके मुसलमानों को मारो? नॉट। हम तो सनातनी है, सर्वधर्म सम्मान, सबकी हम इज्जत करते हैं। यहूदी भी यही कहते हैं। तो जो उसने बताया था, जो एक्सिस ऑफ एक तरह से होप और एक टेरर का जो उसने बताया था, ब्लेसिंग एंड द कर्स, यही तो चीज है। वो तो अक्सर कितने इजरायली यहाँ आते हैं। अच्छा, जब ये हमला हुआ था ना, सर आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में, 7 अक्टूबर को हमास ने किया था। तो एक वेरी क्रेडिबल रिपोर्ट कि जो हमास का एक आतंकी था, उसने अपनी माँ से फोन किया, उसकी माँ उधर थी गाजा पट्टी में, कि माँ मैं वो यहूदी लड़की के टेलीफोन से, मोबाइल से आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने मार दिया 8 यहूदी। तो उसकी माँ कह रही है अल्लाह तुझे और ताकत दे, 80 मार। समझ नहीं आता मुझे ये क्या माइंडसेट है। माँ उसको कह रही है। द डे, जिस दिन हिजबुल्ला, हमास, हूथी की माएं अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करेंगी, ना कि यहूदियों से नफरत करेंगी, दे विल लव देयर चिल्ड्रन मोर देन दे हेट द जूस, उस दिन शांति। सर ऑफिशियली तो कहीं नहीं आ रहा, मगर दर्शक मित्रों मैं ये लास्ट सवाल पूछने जा रहा हूं। आज तक ये चर्चा नहीं हुई सोशल मीडिया के अंदर, कोई नहीं बता रहा इसको, कोई इंडिकेशन भी नहीं दे रहा। मगर याद रखें, आज ही सुबह में बीबी नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी जी से बात की। हम्म।
इसके परिच्छेद में मैं एक सवाल पूछने वाला हूं, मगर उससे पहले मित्रों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमें प्लीज करिए करिए, जो लोग देख रहे हैं करिए, इट्स अ वेरी हेल्प गुड भी करना चैनल। चाहते हैं, यू आर गेटिंग द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, है सब आपके पास, QR कोड भी है, सब है, बट इफ यू विश टू। सर, अभी मेरा सवाल ये है कि मोदी जी और भारत, लेट्स पुट इट दैट वे, भारत मॉस्को गया, भारत कीव गया, फिर भारत वॉशिंगटन भी गया, डेलोरे में भी जाके बात करके आया, वहां तो कुछ हो रहा है, क्या यहाँ तेल अवीव और बेरूत के बीच में कुछ हो रहा है, या फिर ईरान और तेहरान और तेल अवीव के बीच में कुछ कर रहा है तो भारत? मुलाकात उनकी किससे हुई थी न्यूयॉर्क में? बीबी नेतन्याहू तो वहां पर थे, और नहीं महमूद जी अब्बास। सर, जब मोदी जी निकल गए दूसरे दिन नेतन्याहू आए, हाँ, इसीलिए मुझे आज फोन पे बात वो भी हुई है। नहीं था, वो पर्सनली ना हो, दूसरे लोग वहां पे हैं, उनके मिनिस्टर्स वगैरह थे, हमारे लोग थे। हाँ, और फिर महमूद अब्बास से भी मुलाकात हुई, महमूद अब्बास से बात जो हुई। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाँ, चेयरमैन हैं। तो बेरूत को जो लेबनान का है सर, लेबनान का वजूद जो है बहुत कम बचा है, क्योंकि स्टेट कैप्चर हो गया था हिजबुल्लाह से, बट द लेबनीज वांट देयर कंट्री बैक। तो अगर हमने बात करनी है, हम किससे बात करें? मध्यस्थता या फैसिलिटेशन होता है जब दोनों साइड चाहती हैं। कीव में भी भले ही वो जो वहां का सर्कस का जोकर है जो मर्जी करे, अपने दिल में तो वो शांति चाहता है, अब तो और चाहेगा, क्योंकि अमेरिका जाने के बाद उसको कुछ मिला नहीं, ठेंगा मिला है वहां। मैं पीस प्लान लेके जाऊंगा, ये वो बुडेंस्की जो बुढ़े आदमी है वहां पे, उन्होंने कहा हम तेरे को ये देंगे, मिलना मिलना कुछ नहीं है। जबकि पुतिन साहब के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने अचीव कर लिए, 90% मिल गया उनको, तो कहते ठीक है अभी सीज फायर करते हैं, उसके बाद देखिए। सो मेरा ये मानना है कि अगर लेबनान को उसके पैरों पे दोबारा खड़ा होना है, तो लेबनान के अपने लोग, उसकी अपनी फौज हिजबुल्लाह को खत्म कर, और फिर सारी दुनिया, खासतौर से पश्चिमी देश, फ्रांस का तो आपको पता है कि वहां के मंत्री भी शायद अभी गए थे। फ्रांस और लेबनान के ऊपर हुकूमत करता था ना अंडर द आफ्टर द वॉर, कंसिडर फ्रेंच टेरिटरी, फ्रेंच कॉलोनी। वो लोग फिर मेरा ख्याल है कि सारा यूरोप जो है, और जो बहुत पार्टियां करते थे बेरूत में, लव बेरूत, वो लोग शायद उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। नहीं सर, ईरान ईरान और तेहरान, ईरान तेहरान एंड तेल अवीव। जब तेहरान में रेजीम चेंज होगा, जो नेतन्याहू ने कह दिया था अपने एड्रेस में कि बहुत जल्दी होने वाला है, तब मेरा ख्याल उम्मीद आई। जब तक ये लोग बैठे हैं सर, ये बहुत कट्टर है, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाल दिया, आप ऐसे चढ़ गए हैं एक मीनार के ऊपर कि अब वहां से नीचे जाने का रास्ता नहीं है, आप कूदेंगे तो मर जाएंगे। बस आप वहां बैठ के गाली गलौज करो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या आपकी फौज के पास इतनी ताकत है? हाँ, बहुत बड़ी फौज है, शक्तिशाली फौज है, लेकिन हथियार आपके कहां से आते हैं? जो थोड़े बहुत मिलते हैं आपको मिलते हैं, सारे आपके एयरक्राफ्ट में कोई बैठता नहीं है, क्योंकि अमेरिकन प्लेन्स हैं, आपके स्पेयर पार्ट्स आपको मिल रहे हैं। रूस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश, सैंक्शन कंट्री है ईरान। ईरान के लोगों को ये पसंद नहीं है, वीजा नहीं मिलता यहाँ जाने के लिए, वहां जाने के लिए, महंगाई देखो, ये देखो वो देखो। बड़े रेजिलियंट लोग हैं, ऑलराइट, अब्सॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन कब तक? कब तक आप डंडे से उनको कंट्रोल करें? दर्शक मित्रों, आपने अंदर की बात सुनी है आज। मैं यही बात पे आने वाला था, इसीलिए कि ईरान इज नॉट फार अवे फ्रॉम अ रजीम चेंज। ये रजीम चेंज की सीजन चल रही है, कई जगह पे अच्छे के लिए होगा, कई जगह पे वेल हमारे पड़ोसी में हम देख रहे हैं क्या हो रहा। तो मित्रों, आज के डिस्कशन का निष्कर्ष अगर मैं एक दो लाइन में बताऊं ना, तो ये है कि ये जो सुप्रीम फेथ वाले हैं ना, रेडिकल्स, ये दुनिया में कहीं भी जाएंगे वहां तकलीफ पैदा करेंगे, और उनको उन्हीं की भाषा में डील करना पड़ेगा। और जिसका रास्ता इस बारी बीबी नेतन्याहू ने बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में UN में जाके बता दिया। वो 80 साल की बुढ़िया, जैसे एम्बेसडर साहब कहते हैं, ये बुढ़िया के पास जब पूरा फैमिली इकट्ठा होता है ना, तो कभी कभी वो बुढ़िया का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। सर, वन लास्ट कमेंट फ्रॉम यू एंड देन विल रैप इट। My last comment is don't lose hope.
क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूं, जो हाथ मारने को उठता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है वो हाथ जो बचाने के लिए उठता है। रिमेंबर दैट वन। और भारत का हाथ उठता है बचाने के लिए। बहुत ताकत है हमें, इतना ही कहूंगा सर। दर्शक मित्रों, फिर से एक बारी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू वांट टू हेल्प, यू हैव द डिस्क्रिप्शंस। मित्रों, फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ, नई बात लेके। तब तक के लिए हमें, एम्बेसडर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मीट भट्ट यू साहब, अगेन। थैंक यू, नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर।